हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आइए एक टॉपिक करते हैं जो हमारे सिलेबस में जनरल स्टडीज पेपर थर्ड में शामिल है। वो सिक्योरिटी का टॉपिक है। उसके अंतर्गत हम नार्को आतंकवाद को समझने का प्रयास करते हैं और यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने कैसे चुनौती बना हुआ है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। नार्को आतंकवाद। नार्को टेररिज्म यानी नार्को आतंकवाद का अर्थ मादक पदार्थ तस्करों के नेटवर्क्स यानी उसके रूट्स, वित्त पोषण व्यवस्था या इससे होने वाली आय का आतंकी संगठनों की ओर से होने वाले उपयोग के संदर्भ में किया जाता है। तो देखिए, वर्तमान समय में नार्को आतंकवाद का जो आसान भाषा में हम समझे तो एक तरफ है मादक पदार्थ तस्कर। ठीक, मादक पदार्थ तस्कर, और दूसरी तरफ है आतंकवादी संगठन। आतंकवादी संगठन। तो ये जो संगठन है वो क्या करती है, जो मादक पदार्थ तस्कर है उसके रूट्स का, उसके नेटवर्क का इस्तेमाल करती है और उस नेटवर्क का इस्तेमाल करने के द्वारा वो क्या करते हैं, वहां से वित्त पोषण करते हैं। वित्त पोषण करते हैं। ठीक, और फिर उसका उपयोग अपने आतंकवाद के कार्यक्रम के लिए करते हैं। तो वर्तमान समय में यही इसकी परिभाषा है। इसके पहले कुछ और कहा जाता था नार्को आतंकवाद के बारे में, वो भी समझेंगे। तो अभी जिन नेटवर्क्स का प्रयोग किया जा रहा है वो है सड़क मार्ग का प्रयोग, दूसरा है समुद्री मार्ग का प्रयोग, तीसरा है सीमा पार ड्रोन का उपयोग। तो अभी जो है इन तीन मार्गों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। 1980 के दशक में सबसे पहली बार नार्को टेररिज्म यानी नार्को आतंकवाद शब्द सुरक्षा की शब्दावली में शामिल हुआ। तो इसका आशय लैटिन अमेरिका में ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट यानी मादक पदार्थ तस्कर गिरोहों की ओर से आतंक फैलाने के लिए अपनाई जाने वाली नीति के संदर्भ में किया जाता था। तो देखिए, नार्को आतंकवाद 1980 के दशक में आया और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था, जो लैटिन अमेरिका में ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट था, जो इसके द्वारा आतंकवाद फैलाते थे, उनके लिए किया जाता था। नार्को आतंकवाद का जो सबसे आसान व्याख्या हम कर सकते हैं वो है, ये मादक पदार्थ उत्पादक जो गिरोह है तथा आतंकी हमले करने वाले विद्रोही समूहों के बीच का गठजोड़ है। जो मैंने ऊपर आपको समझाने का प्रयास किया कि जो मादक पदार्थ तस्कर हैं और जो आतंकवादी हमले करने वाले विद्रोही समूह है, उनके बीच में ये क्या है, एक गठजोड़ है। ठीक, तो आतंकवादी संगठन का बेसिकली लक्ष्य क्या होता है, इसके गठजोड़ के लिए वो जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो लक्ष्य है इनका वो है पैसे जुटाना। और पैसे जुटाना कैसे, मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोहों के साथ ये क्या करते हैं, तालमेल बिठा लेते हैं। जो आतंकवादी संगठन है वो किसके साथ तालमेल बिठाते हैं, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों के साथ। उससे क्या जुटाते हैं, पैसा जुटाते हैं। ठीक, फिर इस पैसे का उपयोग वो क्या करते हैं, किसी देश की को अस्थिर करने में और अपना राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने में। इसके साथ ही ये मादक पदार्थ तस्करों का जो नेटवर्क है और जो आतंकवादी संगठन का नेटवर्क है, ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक का काम करते हैं और अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। तो इनका लक्ष्य पैसे को जुटाना है, फिर किसी देश को अस्थिर करना है और अपना राजनीतिक लक्ष्य हासिल करना है। साथ ही ये दोनों एक दूसरे के नेटवर्क्स का उपयोग करके अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में कहां-कहां पर ऐसे संगठन कार्य
कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइए अफ्रीका के बारे में जानते हैं। तो देखिए, पूर्वी अफ्रीका में अलकायदा से संबंध अल शबाब, तो अलकायदा से ही संबंधित एक संगठन है, आतंकवादी संगठन है, वो है अल शबाब। उसने क्या किया है, वहां पर पैदा होने वाले खत नामक मादक पौधे के कारोबार से कारोबार करता है, मतलब उगाता भी है। ये आपका खत पौधा है, ठीक, और इसको उगाया जाता है और इसका निर्यात किया जाता है। और निर्यात करने के साथ उस क्षेत्र में जो किसान इसको उगाते हैं उन पर उन्होंने क्या किया है, कर भी लगा दिया है। तो इस तरीके से वो धन की को इकट्ठा कर रहे हैं, अपना वित्त पोषण कर रहे हैं। अब ये देखिए, पूर्वी अफ्रीका का कौन कौन सा एरिया है, कौन कौन से देश आते हैं। देखिए, यहाँ इरिट्रिया, ये है जिबूती, ये है सोमालिया, इधर ये यहाँ पर इथोपिया है, ये है केन्या, ये है तंजानिया। तो ये जो पूरा रूट है जो पूर्वी अफ्रीका में फैला हुआ, खासकर सोमालिया हुआ, जिबूती हुआ, केन्या का भी कुछ भाग है, इन सभी क्षेत्रों में क्या है, अल शबाब का दबदबा है। और वो किस चीज की खेती करते हैं, खत नामक पौधे की। और जो अन्य किसान जो खेती करते हैं उन पर वो क्या लगाते हैं, कर लगाते हैं। तो एक क्षेत्र आपने देखा पूर्वी अफ्रीका का। अब अफ्रीका में ही दूसरा क्षेत्र जो आता है वो है पश्चिमी अफ्रीका का। और पश्चिमी अफ्रीका का जो क्षेत्र है वो बेसिकली ये सालेह का जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है ये पूरा सालेह का रीजन है। और यहाँ पर अलकायदा इन द इस्लामिक मगरिब, ये जो संगठन है वो पश्चिमी अफ्रीका में क्या करता है, मादक पदार्थों की तस्करी करता है, उससे अपना पैसा इकट्ठा करता है और उसका उपयोग अपने राजनीतिक विचारों को फैलाने के लिए कर रहा है। तो इन क्षेत्रों में जो साहेल क्षेत्र है, साहेल क्षेत्र में कौन कौन सा शामिल है, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, और यहाँ देखेंगे एक चाड देश है वो शामिल है। तो ये पूरा साहेल क्षेत्र जो है यह भी क्या है, आतंकवादी संगठनों का गढ़ बना हुआ है, अलकायदा का विस्तृत नेटवर्क फैला हुआ है, वो भी नार्को टेररिज्म को फैला रहे हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं एशिया में क्या स्थिति है। तो देखिए, एशिया में भारत सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसका रीजन क्या है अभी हम देखेंगे। एक है गोल्डन ट्रायंगल, दक्षिण पूर्व एशिया में अलकायदा और जेमाह इस्लामिया, ये दो संगठन है। जैसे उनके सहयोगियों पर भी इस क्षेत्र में आने वाला गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश शामिल है, म्यांमार, तो देखिए ये है म्यांमार, लाओस, तो ये देखिए ये है लाओस, और थाईलैंड, और ये है थाईलैंड। तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है। इसमें एक तरफ कौन सा हो गया, म्यांमार हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, लाओस हो गया, और यहाँ पर थाईलैंड हो गया। तो इसीलिए इसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। ये किस नदी के तट पर आते हैं, रुबाक और मेकोंग रिवर के संगम पर ये स्थित है। और इन्हीं क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी की जाती है। और अफीम की खेती इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है, अभी हम नीचे देखेंगे। और उसी की तस्करी कौन लोग कर रहे हैं, अलकायदा और जिमा इस्लामिया और उसके सहयोगी संगठन, ठीक है, इसके द्वारा वो अपना वित्त पोषण कर रहे हैं। आगे देखिए, ये तो हो गया गोल्डन ट्रायंगल। अब बात करते हैं गोल्डन क्रिशन की। तो दक्षिण एशिया में ही, भारत से ही संलग्न है क्षेत्र, तो दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों की तस्करी का हब या अड्डा गोल्डन क्रिसेंट है। क्रिसेंट हैं इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देश आते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर है गोल्डन क्रिसेंट, ये देख रहे हैं आप, ये है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और इस साइड में है ईरान। अभी नीचे एक फिगर दिखाऊंगा आपको, उसमें आपको
पता चल जाएगा कि भारत से सटा हुआ क्षेत्र सबसे पहले पाकिस्तान पड़ेगा, फिर उसके बाद अफगानिस्तान पड़ता है और फिर ईरान पड़ता है। तो ये गोल्डन क्रिसेंट का भाग हो गए। और गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा शामिल है? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, और कुछ क्षेत्र वियतनाम का भी आता है। तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा अफीम का उत्पादन किया जाता है। यहाँ से अल कायदा और हक्कानी नेटवर्क को अफीम उत्पादन और कारोबार से काफी फायदा हुआ है और इसकी हमें स्पष्ट जानकारी है। तो भारत के लिए चुनौती क्या हो गया कि दोनों साइड में, इसके पूर्वी साइड में और पश्चिमी साइड दोनों जगह क्या है, अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है और इसी कारण वहां पर जो आतंकवादी संगठन है उसका उपयोग अपने वित्त पोषण और आतंक को फैलाने के लिए कर रहे हैं। आगे देखते हैं। तो ये देखिए एक फिगर यहाँ भी मैंने डाल रखा है। ये हो गया इंडिया और इसके पूर्वी साइड में ये हो गया म्यांमार, ये लाओस और थाईलैंड हो गया, और इसके पश्चिमी साइड में ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान हो गया। ठीक है, तो एक आप फिगर बना के दिखा सकते हैं। आगे चलते हैं। भारत के लिए चुनौती क्या है? ट्रैफिकिंग सिंडिकेट की ओर से भारत पाकिस्तान सीमा पर किस चीज का प्रयोग किया जा रहा है? ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी के लिए समुद्री मार्ग का प्रयोग किया जा रहा है और कश्मीर घाटी में नार्को आतंकवाद का उभार यह साफ दर्शाता है कि भारत के लिए अब क्या है, बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। तो मैंने आपको बताया गोल्डन ट्रायंगल, तो ये हमारे पूर्वी साइड में है। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, नागालैंड यहाँ है, मणिपुर यहाँ है, मिजोरम, और ये हो गया असम, ये हो गया त्रिपुरा, ये मेघालय और ये सिक्किम। तो उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और ये जो एरिया है वो 1624 किलोमीटर की पोरश मीन्स सुराखदार, बहुत जगह क्या है आसानी से आप आ जा सकते हैं, सीमा साझा करती है। तो भारत जो है गोल्डन ट्रायंगल से, ये जो इधर एरिया था जहाँ पर म्यांमार, लाओस और थाईलैंड है, उससे भारत का कितना किलोमीटर एरिया जुड़ा हुआ है? 1624 किलोमीटर एरिया, और बेसिकली ये म्यांमार से ही जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो 1624 किलोमीटर एरिया गोल्डन ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है और वो कैसा है? पोरश है। तो आसानी से अवैध ड्रग्स का परिवहन हो जाता है। इन राज्यों का उपयोग गोल्डन ट्रायंगल से उपजने वाले अवैध ड्रग का परिवहन करने के लिए ट्रांजिट रूट मतलब परागमन मार्गों के रूप में किया जाता है। पहले क्या था कि जब चरमपंथी विद्रोह चरम पर थे तो वहां पर नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के इसाक मोइवा एक संगठन ये था। फिर उसी तरीके से नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग, ये दो ग्रुप विद्रोही ग्रुप थे जो नागालैंड में कार्यरत थे। वो इन संगठनों से क्या करते थे? अवैध ड्रग्स खरीदते थे। इसके अलावा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम, ठीक, उल्फा, उसके अलावा कुकी मिलिशिया ने अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए या तो स्वयं मादक पदार्थों का तस्करी किया या इन गुटों के साथ उनका जुड़ाव बना रहा था। ठीक है, आगे देखिए। तो वर्तमान में क्या स्थिति है? जनवरी से अक्टूबर 2023 के बीच म्यांमार सीमा की रक्षा में तैनात असम राइफल ने 911 करोड़ भारतीय रुपए, लगभग 109 मिलियन अमेरिकी डॉलर के, तो 911 रुपए भारतीय रुपए के 18 हथियार और मादक पदार्थों को जब्त किया है। और ये कब से कब की घटना है? जनवरी से अक्टूबर 2023 के बीच की घटना है। असम राइफल ने यह सामग्री 131 भारतीय और 18 बर्मा के नागरिकों से जब्त किया है। ठीक, ऐसा माना गया था कि मतलब इसका उपयोग जो मणिपुर हिंसा हुआ उसमें भी
किया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं गोल्डन क्रिसेंट की क्या स्थिति है। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये हो गया इंडिया, ये हो गया इंडिया, ये हो गया पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान और ईरान। जहां विश्व में अन्य हिस्सों में नार्को आतंकवाद का आशय आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए मुनाफा कमाने से है। विश्व में क्या है, नार्को आतंकवाद का संबंध मुनाफा कमाने के लिए है। वहीं भारत के संदर्भ में यह मामला कुछ जटिल है, और यह जटिल क्यों है वो देखते हैं। आतंकी संगठनों तथा मादक पदार्थों के तस्कर गिरोहों के बीच एक सहजीवी संबंध है। यह बात इस वजह से भी साफ हो जाती है कि मादक पदार्थों के तस्कर भी उन्हीं मार्गों का उपयोग करते हैं जिसका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जाता है। जब हमने ऊपर समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के पूरक साबित हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के नेटवर्क का उपयोग करके अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। भारत का जो पश्चिमी सीमा है उस पर यह विशेष रूप से लागू हो रहा है। इसीलिए भारत के संबंध में जो नार्को आतंकवाद है वो एक जटिल समस्या बना हुआ है। यहाँ वैश्विक स्तर पर इसका काम वित्त पोषण कर मुनाफा कमाना है, वहीं भारत के संदर्भ में यह क्या है, एक अलग तरीके का जटिल समस्या है। यह इलाका ऐसा क्षेत्र है जहां आतंकी संगठनों तथा ड्रग सिंडिकेट्स को पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों का क्या होता है, सहयोग मिलता है। तो जो अपना पश्चिमी सीमा है वहां पर विशेष रूप से जो पाकिस्तान है और उसकी जो सरकारी एजेंसियां है वो ड्रग कार्टेल को, ड्रग सिंडिकेट्स को और आतंकवादी संगठन को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, तो देखिए कैसे करती है। तो क्रिसेंट में काम करने वाले मादक पदार्थ सिंडिकेट्स और संगठित अपराध नेटवर्क अपने 60 to 70% ड्रग्स को भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका तक समुद्री मार्ग से पहुंचाता है, ले जाते हैं। तो जो गोल्डन क्रिसेंट में काम करने वाला सिंडिकेट है वो न केवल भारत में ही बल्कि श्रीलंका और अफ्रीका में भी क्या करता है, समुद्री मार्ग का उपयोग कर अपने नेटवर्क को फैला रखा है और मादक पदार्थों का तस्करी करता है। भारत के पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की जानकारी के अनुसार 2023 के दौरान भारत के विभिन्न बंदरगाह और तटीय जलमार्ग से 2826 किलोग्राम ड्रग्स बरामद किए गए हैं, पकड़े गए हैं, जिसमें मुख्यतः कोकीन और हीरोइन का समावेश ज्यादा रहा है। ठीक है, तो ये 2023 का एक डेटा है जो किसने दिया है, पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने, और उन्होंने बताया कि विभिन्न बंदरगाहों से और तटीय जल मार्गों से हमने 2826 किलो ड्रग्स पकड़े हैं। उसमें सर्वाधिक मात्रा कोकीन और हीरोइन की रही है। यह संख्या पिछले 5 वर्षों में क्या है, सर्वाधिक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप मेंशन कर सकते हैं आंसर राइटिंग के दौरान। इसके अलावा देखिए फरवरी 2024 की स्थिति क्या है। तो फरवरी 2024 में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तथा भारतीय नौसेना ने 3132 किलो ड्रग्स लेकर जा रहे एक बोट को रोका था, जो लगभग 1000 करोड़ भारतीय रुपए का माल था। अब आप समझिए कि फरवरी 2024 में एनसीबी और भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन किया और उसमें एक बोट को पकड़ा जिसमें कितना किलो ड्रग्स था, 3132 किलो। यह लगभग रुपए में कितना हो रहा है, तो 1000 करोड़ का माल है, और अमेरिकी डॉलर में 119 मिलियन ड्रग्स को क्या किया गया है, जब्त किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना चुनौतीपूर्ण है भारत के लिए। जहां पश्चिमी सीमा पर देखिए खासकर जो पंजाब और जम्मू कश्मीर का एरिया है वहां क्या स्थिति दिखाई पड़ती है। तो
पहला चीज तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो तस्कर हैं सेम ही रूट का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं मार्गों का उपयोग कर रहे हैं दोनों, मादक पदार्थ तस्कर भी और आतंकवादी संगठन भी आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने के लिए। यह इलाका एक ऐसा क्षेत्र है जहां आतंकी संगठनों तथा ड्रग सिंडिकेट्स को पाकिस्तान की सरकारी एजेंसी क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। दूसरा, ये और क्या कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बराबर तथा एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रग तथा हथियारों की तस्करी में पाकिस्तानी सेना का सक्रिय योगदान होता है। इसीलिए पश्चिमी सीमा की स्थिति और भी जटिल बन जाती है, क्योंकि जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की एजेंसियां हैं वो इसमें सहयोग करती है। इस काम में पाकिस्तान की अन्य सरकारी एजेंसियां भी क्या कर रही है, सहयोग कर रही है। और ये जिस ट्रेड रूट का उपयोग करते हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें पुंछ, चाकन, दाबाग, ठीक, तो एक रूट ये है। दूसरा है उड़ी सलेमाबाद, तो उड़ी आपने सुना होगा, पुंछ सेक्टर भी सुना होगा, ये सब जम्मू कश्मीर में है। अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ये कहाँ है, पंजाब में है। तो इन मार्गों का इस्तेमाल इन चीजों के लिए किया जा रहा था, मतलब ड्रग को ले जाने और हथियार को सप्लाई करने के लिए, ठीक है। सरकार ने इन रूटों पर अब बैन लगा दिया है, लेकिन देख लीजिए ये ट्रेड रूट पर क्या क्या हो रहा था, ठीक है। पाकिस्तान ने नार्को आतंकवाद का उपयोग करते हुए आतंकी गतिविधियों को वित्त पोषण भी उपलब्ध कराया है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने पैसे की भी उपलब्धता को सुनिश्चित की है। इसके अलावा वो क्या कर रहा है, OGW इसको बोलते हैं, ऑन ग्राउंड वर्कर। OGW का उपयोग किया जाता है आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। और OGW के रूप में जो खोजे जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में ये नशेड़ियों को पकड़ा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक घाटी और राजौरी पुंछ जिले में काम करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी यहाँ के नशेड़ियों से साठगांठ करते हुए लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल कर रहे हैं। तो जो इन क्षेत्रों में नशेड़ी हैं वो उनके लिए OGW के रूप में काम कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। वे इन नशेड़ियों को किस चीज का लालच दे रहे हैं, ड्रग का, नकदी का अथवा हथियार का, ठीक। तो ये भी पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। तो नार्को आतंकवाद से निपटने में भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, तो एक तो ये पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा का क्षेत्र आपने देख लिया। इसके अलावा क्या है कि गुप्त एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए मादक पदार्थ तस्करों के सिंडिकेट को विनियमित करना और आतंकी वित्त पोषण के खिलाफ कार्रवाई करना बेहद जटिल काम है। क्यों जटिल है, पहला चीज तो भारत में क्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है। दूसरा क्या है, क्षमता का अभाव है, उतना हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड नहीं है। तीसरा क्या है, कमजोर अंतर एजेंसी समन्वय, यहाँ के विभिन्न एजेंसियों के बीच में क्या है, समन्वय का अभाव होता है। जैसे मुद्दे की वजह से यह काम मुश्किल बना हुआ है, ठीक। अब उपाय क्या हो सकता है, तो आइए उपाय देखते हैं। तो सबसे पहला उपाय क्या है कि सबसे पहले तो NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब राष्ट्रीय एवं राज्य एजेंसियों के साथ भारतीय तटरक्षक दल के साथ सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। तो NCB को क्या क्या कर रही है, एक तो जो नेशनल एजेंसी है अदर्स उनके साथ, और राज्य के जो एजेंसी है उनके साथ, इन सबके साथ क्या कर रही है, सहयोग बढ़ा रही है। उसके साथ जो भारतीय तटरक्षक दल है, जो कोस्ट गार्ड दल है, उसके साथ भी यह सहयोग बढ़ा रही है ताकि समुद्री सीमा के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। आपने ऊपर देखा कि फरवरी 2024 में लगभग 2400 किलो ड्रग्स को पकड़ा गया था, ठीक। तो वो NCB और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग के बदौलत हुई है। दूसरा चीज, क्योंकि NCB को कार्रवाई का अधिकार
नारकोटिक्स ड्रग एवं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत मिला हुआ है। यह कानून मादक पदार्थ प्रवर्तन उपायों को लागू करने वाला केंद्रीय कानून है। तो जो एनसीबी को शक्ति मिलती है वो 1985 का जो नारकोटिक ड्रग एवं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है उसके द्वारा मिलती है। और ये क्या है, मादक पदार्थ प्रवर्तन उपायों को लागू करने वाला एक एजेंसी है, इसलिए एनसीबी यहाँ प्रमुख भूमिका निभा रही है। आगे देखिए, दूसरा है एमएसी मल्टी एजेंसी सेंटर। तो एमएसी क्या कर रही है वो देखिए, मल्टी एजेंसी सेंटर सुरक्षा बलों को आतंकवाद संबंधी ऑपरेशन इंटेलिजेंस और विश्लेषण साझा करने के लिए एक साथ लाता है। ठीक, तो एमएससी क्या कर रही है, मल्टी एजेंसी सेंटर ऑपरेशन इंटेलिजेंस और विश्लेषण साझा करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर रही है, प्रोवाइड करा रही है। 2016 में गृह मंत्रालय ने एक नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किया था। ठीक है, इसका गठन नशे से जुड़ी हुई समस्या में होने वाले इजाफे को देखकर किया गया था। ठीक, एनसीओआरडी नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की गतिविधियों की सहायता करने के लिए एमएचए ने इंटा डाटा इंटीग्रेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट के लिए एक पोर्टल भी विकसित किया। तो एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया कि नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की गतिविधियों की सहायता के लिए एक पोर्टल भी विकसित किया। एमएचए ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त समन्वय समिति भी स्थापित किया है। ठीक है, तो ये सब एजेंसियां हमारे लिए नार्को आतंकवाद के खिलाफ काम कर रही हैं। अब आप देखेंगे कि भारत में भी नशा कितना बढ़ गया है। इसके अलावा क्या किया जा रहा है, जो रूट मैंने ऊपर बताया था पुंछ एंड अदर, उस पर क्या हो गया है, सरकार ने पाबंदी लगा दी है। दूसरा रीजन पाबंदी लगाने का क्या था, जो अटारी, पुंछ और राजौरी का रीजन था, वहां पर पंजाब और जम्मू कश्मीर के कारोबारियों की सीमा पार व्यापारियों के साथ साथ आतंकवादियों और उनके पाकिस्तानी हैंडलर के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी थी। तो यहाँ के जो कारोबारी हैं वो वहाँ के आतंकवादी संगठनों और वहाँ के व्यापारियों के साथ जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं उसके साथ भी उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी थी, इसीलिए सरकार ने इस रूट को बंद कर दिया। इसके अलावा सरकार क्या करी है, वैश्विक स्तर पर अब भारत अपने विचारों से मेल खाने वाले देशों के साथ क्या कर रहा है, समन्वय को बढ़ा रहा है। इसके अलावा वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे इंटरपोल और संघाई सहयोग संगठन के साथ भी मजबूत सहयोग बना रखा है। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर हम अपने समान विचारधारा से जो मेल खाते हैं देश उनके साथ हमने समन्वय बनाया है। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरपोल है और एसीओ का विंग्स है रैट्स, तो उसके साथ भी हम सहयोग कर रहे हैं। भारत के लिए चिंता का एक और विषय क्या है, तो वो देखिए, भारत में मादक पदार्थों के सेवन में मतलब वृद्धि दर्ज की गई है। 2019 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से एक सर्वे कराया गया था और सर्वे में कहा गया कि भारत की जनसंख्या में से लगभग 1.2%, लगभग 1.3 करोड़ लोग गांजे से जुड़े अवैध उत्पादों का उपयोग करते हैं, जबकि 2.1%, लगभग 2.26 करोड़ लोग अफीम से बने हुए किसी नशीली चीज का उपयोग करते हैं। देख लीजिए, लगभग 1.3 करोड़ लोग गांजे से जुड़े अवैध उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं और अफीम से बने हुए उत्पाद का उपयोग लगभग 2.26 करोड़ कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, चिंता का विषय भारत के लिए है। निष्कर्ष क्या हो सकता है, तो निष्कर्ष देखिए,
नार्को आतंकवाद से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सरकार को एक विस्तृत दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। वो क्या है? इसमें एक नया कानून बनाकर केंद्रीय जांच एजेंसी को अधिक अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है। ठीक, इस दृष्टिकोण में सीमा पर कड़े नियंत्रण के साथ ड्रग कार्टेल के वित्त पोषण में व्यवधान डालना होगा। उनके जो वित्त पोषण का जो तरीका है, उस रूट को उसको खत्म करने की जरूरत है। इसके लिए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन बेहद आवश्यक है। मादक पदार्थों के आवागमन और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजदीकी सहयोग की कोशिश होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित कर उसके नागरिकों को एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य मुहैया करवाया जा सकेगा। ठीक है, तो धन्यवाद। आप ढंग से इसको देखिएगा, इस चैनल को, फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।